तो आप सभी को पहले राधे राधे। ठीक है, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो जैसा कि पिछला क्लास में हमने क्या पढ़ाया था आपको, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव एंड साउंड, है ना, सोनिक, हाँ सोनिक बम वगैरह जो है पढ़ाया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है? जिस तरीके से लाइट ऑफ साउंड क्लास 8 में पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? दो प्रकार का होता है। क्या होता है? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं और तीनों एक ही सरफेस पर क्या करते हैं? कौन? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब एक ही सरफेस पे क्या करते हैं? लाई करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी आपके कितने लॉ हैं? दो लॉ हैं। ठीक है, और सेम रूल को फॉलो करता है जैसे कि लाइट फॉलो करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वैसे ही जो है साउंड भी क्या करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को क्या करता है? फॉलो करता है। उसी तरीके से एकदम सेम टू सेम। जैसे कह रहा है कि व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, जैसे कि मान लीजिए कोई ये हार्ड सरफेस है, अब इसके ऊपर जो है अगर मान लो आप यहां से बोल रहे हैं और ये साउंड जाकर के यहाँ पे क्या करेगा? टकराएगा, तो होगा क्या? क्या कह रहा है कि व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, जैसे कि वॉल, मेटल, वुड, ईटीसी, एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, और वहां से वो टकरा करके क्या हो जाता है? बाउंस बैक हो जाता है उसी मीडियम में, जिस मीडियम से वो आया था उसी मीडियम में क्या हो जाता है? वो वापस हो जाता है। द फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मतलब इसी घटना को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे क्रिकेट बॉल को अगर हम यहाँ से ऐसे थ्रो करेंगे तो वो जाकर के सरफेस से टकराएगा, जिस तरीके से उस साइड निकलेगा उसी तरीके से ये लाइट भी जो है क्या होता है? हार्ड सरफेस से टकराने के बाद क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर है? इसके बाद जो है क्या, जैसे जस्ट लाइक लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ मिरर। मिरर देखे है ना? नहीं देखते? मिरर, मिरर से लाइट जिस तरीके से क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है, जैसे कि उसी तरीके से साउंड रिफ्लेक्ट होता है फ्रॉम द रिजिड सरफेस। अच्छा, ये जरूरी है कि वह बॉडी जो है रिजिड होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन के लिए, साउंड ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए बॉडी का रिजिड होना जरूरी है, क्योंकि अगर रिजिड नहीं होगा ना, तो अगर वह बॉडी क्या है? ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी है उसके अंदर, तो साउंड को क्या करेगा? ऑब्जर्व कर जाएगा, सोख लेगा, साउंड को आगे जाने नहीं देगा। पास में है ना? जैसे कि यह क्या बोलते हैं, हॉल वगैरह जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से किया जाता है। कहाँ पर? जहाँ पे मतलब लोग भाषण वगैरह यूज करते हैं या सेमिनार वगैरह लगाया जाता है, तो वहाँ पे जो पोडियम होता है वहाँ पे जो बोलने के लिए होता है, तो उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा किया जाता है कि दीवार वगैरह पर ऐसी चीजें लगा दी जाती है जो साउंड को ऑब्जर्व करने की क्षमता रखता हो। पास में ही रहना। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँगा तो मेरा साउंड आपको जो है वाइब्रेट होकर के रीवाइब्रेशन में साउंड आपके पास पहुंच रहा होगा। रीवाइब्रेशन का मतलब इको और रीवाइब्रेशन अभी आगे थोड़ा सा इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? अभी समझ लीजिए रीवाइब्रेट होकर के जो है हमारा साउंड क्या हो रहा होगा? पहुंच रहा होगा। अब इसमें जो है क्या होता है? कंडीशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए क्या कंडीशन है? पहला क्या है कि फॉर गुड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है, फर्स्ट क्या होना चाहिए? द सरफेस शुड बी हार्ड। सरफेस कैसा होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए। द सरफेस शुड बी स्मूथ। सरफेस को कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए, रफ नहीं होना चाहिए। द सरफेस शुड बी लार्ज। सरफेस को कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि जैसे कि मान लीजिए हम बोल रहे हैं और साउंड का वेव जो है इसको क्रॉस करके आगे निकल जाए। बात समझ रहे हैं ना? तो रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस का क्या होना जरूरी है? मतलब कि फ्लैट और हार्ड, स्मूथ तथा लार्ज होना चाहिए। उसका सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। सॉफ्ट सरफेस, ठीक है,
क्या करता है, ऑब्जर्व साउंड, साउंड को ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब सोख लेता है, और नो रिफ्लेक्शन, और वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि साउंड जो है फॉलो करता है सेम लॉ एज अ लाइट। जैसे लाइट जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ को फॉलो करती है, उसी तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ को जो है कौन फॉलो करता है, साउंड। इसमें जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या कहता है, द इंसिडेंट साउंड वेव। इंसिडेंट साउंड वेव का मतलब बोल हुआ कि आने वाली साउंड वेव, कौन सी, हाँ, इसको बोलते हैं इंसिडेंट साउंड वेव। द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव मतलब कि टकरा करके जाने वाली साउंड वेव, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। ठीक है, एंड द नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब उस रिफ्लेक्टेड सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाने वाले को क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है ना, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सभी के सभी एक ही प्लेन पर एक दूसरे से मिलते हैं, लाई करते हैं, मिलते हैं। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, सेम प्लेन पर लाई करते हैं। बात समझ रहे हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए ये सपोजिटेड साउंड है, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये तो दिख ही ना रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, ये जैसे मान लीजिए साउंड है, ये सॉरी रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे है, ये कौन सी है, तो ये यहाँ पे जाएगा, टकरा करके फिर इधर को निकलेगा। बात समझ रहे हैं ना, तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगा, मतलब कि ये ऐसे गया, ये वाला इंसिडेंट रे हो गया, यानी कि इंसिडेंट वेव हो गया इसके लिए। इसके लिए क्या हुआ, इंसिडेंट वेव, किसके लिए, साउंड के लिए। और लाइट के केस में क्या है, रे होता है, क्या होता है, इन केस ऑफ लाइट क्या होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। और इन केस ऑफ साउंड इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये तीनों के तीनों जो है कहां पर लाई करते हैं, तो सेम प्लेन पर एक दूसरे से क्या करते हैं, लाई करते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है, इनके बीच का एंगल, कौन सा एंगल, इंसिडेंट एंगल इसको बोलते हैं। इंसिडेंस एंगल किसको बोलते हैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड नॉर्मल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ये होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, ये क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दोनों इक्वल होता है, क्या होता है, क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया, और ये हर एक प्रकार के सरफेस पर लागू होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा, ये क्या होगा, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा, ये हर एक प्रकार के सरफेस के लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा। ठीक है ना, साउंड फॉलो द सेम लॉ, ये तो हो गया, बता दिए पीछे ही। ये क्या, कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कौन सा एंगल है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, क्या है, या रिफ्लेक्टर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टर या रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये क्या है, यहां पर जहां पे ये तीनों मिल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या है, पॉइंट ऑफ, ये कौन सा रे है, कौन सा वेव है, इंसिडेंस वेव, कौन सा है, और ये कौन सा वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव। गुड, नेक्स्ट क्या है, इको। ठीक है ना, इको क्या है समझिएगा, इको और वाइब्रेशन में बहुत नॉर्मल सा फर्क होता है। वाइब्रेटेड साउंड और इको में क्या होता है, बहुत नॉर्मल सा डिफरेंस होता है। इको क्या होता है कि जैसे अगर हम बोल रहे हो और हमारे साउंड को कुछ समय बाद जो है आप दोबारा सुने,
यानी कि अगर हमने बोला ये मेरा साउंड गया किसी बॉडी से रिफ्लेक्ट हुआ, टकराया, टकरा करके रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर के आया और दोबारा उस साउंड को आपने क्या किया, सुन लिया, उसी को क्या कहते हैं, इको कहते हैं। जैसे ये सब घटना जो है ज्यादातर आपको माउंटेन एरियाज वगैरह में मिलेगी देखने को। माउंटेन एरिया में क्या होता है कि आप जो है मतलब कि चिल्लाते हैं ना, मतलब लाउड साउंड करते हैं, तो वह साउंड जाता है किसके ऊपर टकराता है, हैं? माउंटेन वगैरह पर जाकर के या किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस पे टकरा करके और दोबारा हुआ क्या होता है, वापस आता है। कभी ऐसा कोशिश करिएगा, कुआं वगैरह अगर आपके आसपास में होगा, ठीक है, उसमें बोलिएगा, चिल्लाइएगा, तो आप देखिएगा कुछ समय बाद वह साउंड जो है क्या होगा, टकरा करके वापस आएगा और उस साउंड को आप दोबारा जो है क्या कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा। डिफरेंस क्या चीज है इको और वाइब्रेशन की, जैसे कि इसमें डिफरेंस कर पाइएगा कि ये साउंड, यही साउंड गया था वही साउंड आया, और वाइब्रेशन वाले में क्या होगा ना कि सब मिक्स होकर के आएगा, मतलब इरिटेटिंग लगेगा, यानी कि उसमें आप जो है डिफरेंस नहीं कर पाइएगा। अभी बोले तुरंत, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं ना, तो इसमें वाइब्रेशन आ रहा है, वो साउंड मतलब कि प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो डिस्टर्ब करेगा एक तरीके से, समझिए कि वो क्या करेगा, डिस्टर्ब। जैसे मान लीजिए कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्ड हो रहा, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसको यूज नहीं कर रहा होता, केवल उसके हेल्प से होता ना, तो उसमें जो मेरी साउंड है वो क्लियर नहीं होती, क्योंकि वह क्या कर लेता, किसको, रिवाइब्रेशन को भी क्या कर जाता, वो कैप्चर कर लेता है, और ये क्या है, उसको कैंसिल कर दे रहा है, ये केवल किसको ले रहा है, जो मैं साउंड यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसी साउंड को ये क्या कर रहा है, कैच कर रहा है। बात समझ पाए? तो इको क्या है अब समझिएगा। An echo is the reflected sound that we hear after a short time when the original sound is produced। मतलब कि अगर ओरिजिनल साउंड को प्रोड्यूस किया गया और कुछ समय बाद उसी साउंड को दोबारा सुने, और जो पहले साउंड बोला गया था या जहां से वो निकला था वो स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए, उसके बाद भी दोबारा उसी साउंड को आप सुन रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। क्या कहते हैं, हाउ इको इज हियर्ड। इको को कैसे मतलब हम सुन सकते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि एक डिफिनिट लेंथ हो हमारे और रिफ्लेक्टर के बीच में। बात समझ रहे हैं, एक डिफिनिट लेंथ होना चाहिए हमारे और रिफ्लेक्टर, लगभग में होता है 0.17 सेंटीमीटर के आसपास में, सॉरी मीटर के आसपास में। क्या चाहिए, डिस्टेंस सेंटीमीटर में कि मीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में कितना होता है, चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब कह रहा है कि व्हेन साउंड हिट्स अ लार्ज हार्ड सरफेस, मतलब कि जब साउंड किसी बड़े और कठोर, हार्ड मींस क्या होता है, कठोर, सरफेस से क्या होता है, टकराता है, तो वह क्या करता है, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, वह वापस आ जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना। जैसे कैसी एरियाज में, माउंटेन वगैरह जो एरिया, वाल हो गया, क्लिफ हो गया, और क्या, बिल्डिंग वगैरह हो गए, है ना। तो इफ दिस रिफ्लेक्टेड साउंड रीचेज आवर ईयर आफ्टर 0 पॉइंट, याद रखेंगे 0.1 सेकेंड, अगर वह साउंड 0.1 सेकेंड के बाद आपके पास पहुंच रहा है तब तो ठीक है, तब आप उसमें डिफरेंस कर पाइएगा, लेकिन 0.1 सेकेंड से अगर पहले पहुंच जा रहा है तब वह जो है आपका इको में काउंट नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, तो इको में काउंट होने के लिए क्या जरूरी है कि वह साउंड कितने समय बाद आपके पास पहुंचना चाहिए, 0.1 सेकेंड के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। तो कहता है कि इफ दिस रिफ्लेक्टेड साउंड रीचेज आवर ईयर आफ्टर 0.1 सेकेंड और मोर, वी हियर इट एज अ, क्या है, सेपरेट साउंड कॉल्ड, मतलब कि यह सेपरेट साउंड हो गया, यह नहीं कि मिक्स हो गया, सेपरेट साउंड हुआ, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। आई थिंक इको समझ में आ गया होगा। इको क्या है, फिर से आप एक बार समझ लें कि जो रिवाइब्रेटेड मतलब साउंड है, वह आफ्टर यदि
0.1 सेकेंड आपके पास पहुंच रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इको। जैसे कंडीशन फॉर हियर एंड इको, इको को सुनने के लिए क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा, क्या है कि रिफ्लेक्टेड साउंड जो है मेरे पास आफ्टर 0.1 सेकेंड पहुंचना चाहिए। पहला क्या है, मिनिमम टाइम गैप। मैंने जैसे बोला, अभी मैंने बोला और मेरी बोली हुई साउंड जो है अगर आपको दोबारा आफ्टर 0.1 सेकेंड के बाद मतलब अगर आपको सुनाई दे तो वही साउंड हमारा क्या कहलाता है, इको कहलाता है। तो उसके लिए पहला क्राइटेरिया क्या हो गया, फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया कि मिनिमम टाइम गैप जो होना चाहिए ओरिजिनल साउंड बिटवीन वाइब्रेटेड साउंड, वह कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए, आवर ईयर नीड एट लीस्ट 0.1 सेकेंड, यानी कि 1/10 ऑफ सेकेंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स सेपरेटली। दो साउंड के बीच में डिफरेंस पैदा करने के लिए जरूरी है कि दोनों साउंड के बीच का गैप कितना हो, 0.1 सेकेंड का हो। जैसे मान लीजिए मैं भी बोल रहा हूं, आप भी बोल रहे हैं, दोनों लोगों की साउंड मिक्स हो रही है तो सुनने वाले को ये नहीं समझ में आएगा कि इन्होंने क्या बोला इन्होंने क्या बोला, अगर दोनों की साउंड जो है बिफोर 0.1 सेकेंड उसके पास पहुंच रही हो तो। समझ रहे हैं ना। जैसे क्या होता है, क्लासरूम में अगर क्लास चल रहा है और बहुत सारे बच्चे बात करने लगे, अब उसमें क्या होता है, पढ़ाने वाला तो पढ़ा रहा है, उसका साउंड आपके पास पहुंच रहा है, लेकिन उसके साथ में और सारी साउंड्स आपके साथ में मतलब चारों तरफ गूंज रही है, तो वो क्या करता है, वो डिस्टर्ब करता है, उसको समझने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बात समझ रहे हैं ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारी साउंड जो है बिफोर मतलब कि पहली साउंड कान पे पड़ी, उसको समझने के लिए आपको कम से कम जो समय चाहिए वो 0.1 सेकेंड का चाहिए। मिनिमम जो टाइम चाहिए आपको समझने के लिए वो कितना चाहिए, 0.1 सेकेंड का चाहिए। लेकिन अब वही उसी में जो है बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं तो टाइम गैप हो नहीं पा रहा है। जब टाइम गैप होगा नहीं तो आप उसी को आप सेंस नहीं कर पाइएगा, सुनिएगा बट सेंस नहीं कर पाइएगा। क्लियर हुआ। सेकेंड कंडीशन क्या है, मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए वो 17 मीटर का होना चाहिए। कितना का, सेंटीमीटर नहीं मीटर का होना चाहिए। कितना का होना चाहिए, 17 मीटर का होना चाहिए। मिनिमम गैप जो होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए यहां पर जो है यहां से क्या किया गया, बोला गया, यहां पे आपका क्या है, ईयर है, ठीक है, ये जाए, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टर हो गया। क्या हुआ, रिफ्लेक्टर। अब ये साउंड इधर जाएगा, वहां पे टकरा करके दोबारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जाने का डिस्टेंस जो है 17 मीटर और आने का डिस्टेंस जो है कितना, 17 मीटर, यानी कि टोटल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 34 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कि मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए किसके किसके बीच का, स्पीकर और लिसनर, मतलब सॉरी रिफ्लेक्टेड सरफेस के बीच में जो गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 17 मीटर का होना चाहिए। और लिसनर और स्पीकर के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 34 मीटर का होना चाहिए। समझ गए। अब जो है मतलब कि सिंस द स्पीड ऑफ साउंड, जैसा कि हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, साउंड इक्वल टू क्या होता है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड कितना, 343 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में जो है वह कितने मीटर तक के डिस्टेंस को कवर करेगा, 343 मीटर के डिस्टेंस को कवर करता है कौन, साउंड, ठीक है। मस्ट वी ट्रेवल अ टोटल डिस्टेंस ऑफ अबाउट 34 मीटर, लगभग उसको 34 मीटर तक का डिस्टेंस क्या करना पड़ता है, कवर करना पड़ेगा, ठीक है। टू वॉल एंड बैक, मतलब कि
दीवार तक जाए और बैक हो जाए, उसमें टोटल डिस्टेंस उसको कितना कवर करना पड़ेगा, 34। सो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एट लीस्ट 17 मीटर अवे। इसलिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए वह कम से कम 17 मीटर दूरी पर होना चाहिए। कितना मीटर की दूरी पर होना चाहिए, 17 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। और टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो 34 मीटर टोटल, मतलब कि स्पीकर और लिसनर के बीच का डिस्टेंस कितना, 34। समझ में आया है। अब ये जो है देखिए क्या है, साउंड यहां से प्रोड्यूस किया गया, जा करके टकराया, टकरा करके वापस आया। तो जो टकरा करके वापस आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इको कहते हैं। यूज ऑफ इको, इको का यूज कहां पर किया जाता है, तो इको का यूज जो है जैसे कि उसमें क्या बोलते हैं, सबमरीन वगैरह जानते हैं ना, वो पानी के अंदर चलती है। तो कितनी डिस्टेंस पर कौन सी ऑब्जेक्ट मतलब ऐसी है जो हमारे सामने पड़ेगी, उसको कैलकुलेट करने का काम यही करता है इको। यहां से क्या किया जाता है, वेव को भेजा जाता है, ठीक है। वेव गया, टकरा करके वापस आया, तो ये कैलकुलेट किया जाता है कि ये गया, टकरा करके वापस आने में उसको कितना समय लगा, और टोटल टाइम को कैलकुलेट करके, जैसे देखो क्या होता है, मान लो ये सबमरीन है, ठीक है ना, यहां पर कोई बड़ा सा मतलब चट्टान है, तो अब हम अंदर हैं तो ज्यादा दूर तक के डिस्टेंस को तो देख नहीं सकते, ठीक है ना। तो अब उस कंडीशन में क्या किया जाता है, यहां से साउंड वेव को ऐसे सेंड किया जाता है। अभी गया, टकराया, टकरा करके क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर के वापस दोबारा यहां पर आएगा। तो यहां से ये कैलकुलेट किया जाएगा कि इसने कुल कितना समय जाने में लिया, मतलब कि टोटल इसको कितना समय लगा आने जाने में। और इसका स्पीड आपको पता होगा कि ये वाटर में कितनी तेजी से मतलब कि फ्लो करेगा, उसका स्पीड और इसका टाइम, जाने की स्पीड और टोटल टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब इससे ये पता चल जाएगा कि जाने और आने में उसने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हाफ कर देंगे तो पता चल जाएगा कि अगली जो बॉडी है हमारे सामने जो पड़ी है वह कितना मीटर की दूरी पर है। ठीक इसी सिस्टम का उपयोग करता है बैड, मतलब ये चमगादड़ जो आप सुने इधर है, हाफ इसलिए करते हैं ताकि जैसे कि देखो बच्चा, जाने का समय, आने का समय, तो डिस्टेंस ये वाला भी काउंट हुआ, ये वाला भी काउंट हुआ, और हमको ही पता करना है कि ये है कितना दूरी पर। तो ये जो हम चले हैं तो ये वाला हमको नहीं ना चाहिए, केवल हमको यही डिस्टेंस चाहिए ना, वन टाइम ही चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस हमने निकाला था, और टोटल डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि अगली बॉडी कितनी डिस्टेंस पर होती है। इसी सिस्टम का जो है प्रयोग करता है कौन, बैट। वो क्या करता है, साउंड वेव को रिलीज करता है। अब ये जाती है, बॉडी से टकराती है, टकरा करके वापस आता है और उसको कैलकुलेट कर लेता है कि इतना दूरी पर ये चीज है। और आप देखिएगा ना उसका जो ऐसे मतलब कि मतलब यहां तक आएगा और ऐसे निकल जाएगा, लेकिन टकराएगा नहीं इसमें। दिन में भी अगर वो चल रहा है तो आप देखिएगा कि यह जो है इसके सरफेस पर कहीं टकराएगा नहीं, दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी वह एक्यूरेट क्या करेगा, इसी में मडराते रहेगा। मडराने मतलब समझ रहे ना, लेकिन सरफेस से टकरा नहीं सकता है क्योंकि उसको ये पता है कि कितनी डिस्टेंस पर कौन सी चीज है, ठीक है ना। तो क्या अब इसी का यूज जो है किसमें किया जाता है, सोनार में किया जाता है, क्या करने के लिए, तो टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी, समुद्र वगैरह की गहराई को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, क्या होता है, अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना। इमेजिन इको ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड,
बहुत हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। होता क्या है कि इको साउंडिंग फॉर लोकेटिंग सबमरीन फिश एंड अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। इको साउंड जो है वो बताता है क्या क्या चीजों के बारे में, जैसे लोकेट करता है फिश अंडर, मतलब पानी के अंदर सबमरीन फिश वगैरह को जो है वो पता करके बताता है। जैसे क्या होता है कि रडार वगैरह सुने हैं ना, ये सब भी उसी तरीके से इसी फंक्शन पे काम करते हैं। मान लीजिए हमने जो है समुद्र में जो है क्या होता है कि सबका अपना एक एरिया होता है, हर एक कंट्री का अपना अपना क्या है, एक एरिया है। उस एरिया के अंदर में आइएगा तो आपके ऊपर जो है मतलब कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भी कार्यवाही हो सकती है लोग करने का करेंगे या प्रयास करते हैं, या तो आपको जो है तुरंत उसके लिए मैसेज चला जाएगा कि आप गलत एरिया में आ गए हैं। पास समझ रहे हैं ना, ये सब जो है जैसे कि समुद्र वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है, उसमें ये लोग पता कर लेते हैं कि इस एरिया के अंदर में अगर कोई चीज आ रही है तो पहले ही वो इको से ही हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कोई चीज इसके अंदर आ रही है, किस स्पीड से आ रही है, ये सब टोटल कैलकुलेट कर लिया जाता है। क्या बच्चा, इन सिंपल वर्ड क्या कहेंगे कि व्हेन साउंड कंटिन्यूअस, अच्छा यही से है, रिवाइब्रेशन तो बता ही दिए थे, रिवाइब्रेशन क्या हो गया, इको ही है लेकिन ये क्या है, समय से पहले ये साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। क्या कह रहा है कि रिवाइब्रेशन इज द क्या है, प्रेसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ रूम और हॉल। जैसे ये हॉल है, इसमें मैं बोल रहा हूं तो वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल कॉलिंग, क्या उसी को सीलिंग, मतलब कि दीवार से, सीलिंग से एंड फ्लोर से आफ्टर द ओरिजिनल साउंड। ओरिजिनल साउंड को बंद हो जाने के बाद भी अगर वह साउंड गूंजता रहे, एक तरीके से समझिए गूंजना, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवाइब्रेशन बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड क्या बोलेंगे, व्हेन साउंड कंटिन्यूअस फॉर क्या सम टाइम इवन आफ्टर द सोर्स स्टॉप, बोलने वाला बंद हो जाए लेकिन उसके बाद भी अगर वह साउंड क्या हो, सुनाई दे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवाइब्रेशन बोलते हैं। समझ में आया। अब जो है डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिवाइब्रेशन। इको क्या है, तो इको तो क्या है, क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा क्या, इको क्या है, इको इज द क्लियर रिपीटिंग ऑफ अ साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब इको क्या है बच्चा, तो इको जो है ये क्लियर रिपीटिंग साउंड है, किसके बाद, हाँ रिफ्लेक्शन के बाद। लेकिन रिवाइब्रेशन क्या होता है, रिवाइब्रेशन इज द प्रोलॉन्गेट, यानी कि ब्लड कंटिन्यूअस क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, ये क्या होता है आपका, मतलब कि ब्लड साउंड आता है, कैसा साउंड आता है, ब्लड, मतलब कि क्लियर साउंड नहीं आता है। इसके बाद क्या है, इसके लिए समय होता है एक, कितना, 0.1 सेकेंड के बाद होना चाहिए, उसमें कोई आपका टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। ये क्या होता है, ये क्लियरली सुना जा सकता है, और वह क्या होता है, हियर्ड मिक्स्ड, यानी कि ओवरलैप्ड होकर के या मिक्स होकर के वो साउंड क्या होता है, सुनाई देता है। ठीक है, बंद कर दो बस, नहीं अभी थोड़ा है दो चार। इसके बाद क्या है, occurs when the reflecting surface is 17 मीटर और मोर अवे। यह घटित होता है कौन, इको, कब, जब वह रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है लगभग में 17 मीटर या 17 मीटर से ज्यादा हो, और जबकि इसके लिए क्या है 17 मीटर से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 17 मीटर से, मतलब ऑकर इवन इन अ स्मॉल रूम, हॉल्स आर ऑडिटोरियम्स। इसके बाद क्या एग्जांपल्स इसका क्या हो जाएगा, शाउटिंग नियर अ माउंटेन, वेल, बिग बिल्डिंग,
मतलब कि आप जो है कहाँ पर चिल्लाएं, माउंटेन वगैरह में या कुआं पे चिल्लाए, है ना, या बड़ी बिल्डिंग में चिल्लाइएगा, बड़ी बिल्डिंग के सामने चिल्लाइएगा तो भी साउंड आपका जो है रिफ्लेक्ट होकर के आपके पास आती है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, यही अभी हम जहाँ पे पढ़ा रहे हैं यहाँ पे जो साउंड रिवाइब्रेट होकर के सुनाई दे रहा है वो हो जाएगा, है ना, रूम वगैरह में हो जाएगा। इसका यूज किस में किया जाता है, सोनार वगैरह में इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज, यूजुअली अनडिजायरेबल, है ना, इसका कोई यूज नहीं है। इसके बाद क्या है, हाउ रिड्यूस रिवाइब्रेशन इन अ बिग हॉल। हम बिग हॉल वगैरह में जो है कैसे इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ऑब्जर्वर, साउंड ऑब्जर्वर वगैरह यूज करके, बात समझ रहे हैं ना। तो क्या क्या चीजें करके जो है, मेथड टू रिड्यूस रिवाइब्रेशन, पहला क्या है, यूज साउंड ऑब्जर्वर मटेरियल्स, ऐसा मटेरियल का यूज करें जो साउंड को क्या करे, सोखने का काम करे। जैसे फोम वगैरह है ना, वो फोम को इधर हम दीवार पे अगर चारों तरफ चिपका देंगे तो वो साउंड जिस तरीके से अभी वाइब्रेट हो रहा है उस तरीके से वाइब्रेट नहीं होगा, वो साउंड बिल्कुल क्लियर आपके पास आने लगेगा। जैसे अभी आजकल क्या हो रहा है कि जो मतलब डिजिटल क्लासेज वगैरह हैं जो बाहर मतलब बड़े पैमाने पे चलाए जा रहे हैं, तो वहां पर क्या किया जाता है ना, उसका रूम का कंस्ट्रक्शन ही अलग डिजाइन किया जाता है, समझ रहे हैं। उसमें जो है मतलब कि अलग अलग मतलब ऐसे चीजों को जो है दीवार पे लगा दिया जाता है जो साउंड को ऑब्जर्व करने का काम करता है। अभी आप देखिएगा जो सरकारी बिल्डिंग वगैरह है, अगर कहीं पर अगर आपको देखने को मिले तो आप देखिएगा दीवार पे ऊपर जो है ना, जैसे कि होल टाइप में छोटा छोटा छिद्र आपको दिखाई देता है, कहीं देखे हैं ऐसा, दीवार जो होता है कुछ उसमें जो है इस तरीके से जो है, वो चाय पीने वाली जो क्या होती है उसको, कप होता है ना चाय का, उसी को अंदर डाल डाल करके मतलब उसमें स्पेस छोड़ दिया जाता है ताकि सरफेस कैसा हो जाए, रफ हो जाए, और वह साउंड उसमें क्या हो जाए, ऑब्जर्व हो जाए। ठीक है, और ये दीवार वगैरह पर जो है इस तरीके की चीजों को, मटेरियल्स वगैरह को क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। ठीक है, क्या क्या लगाते हैं, ये सब चीजों को जो है क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है ताकि जो है साउंड रिवाइब्रेट नहीं हो। क्या चीज, थिक रक्स मतलब कि मोटा गद्दा वगैरह टाइप में कुछ उस तरीके का चीज यूज कर देना। ठीक है, चलो बंद कर दो, अब आप लोग पहले इतना कॉपी कर लीजिए।